नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो कपिल फौजी 4 सैनिक यूट्यूब चैनल लाइव। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। हम कह सकते हैं खुशखबरी और बल्ले बल्ले, जिसका इंतजार था। बड़ी खबर है अभी शाम की, और ये खबर ऑनलाइन जो बड़े बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उनमें आई है। तो हो सकता है कल सुबह के अखबारों में भी ये खबर आ जाए, जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं। एक चीज तो है कि जो केंद्र सरकार के रिटायरमेंट और सर्विस पर्सन 1 करोड़ से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, वो बहुत दिनों से इस खबर का इंतजार भी कर रहे थे कि कब सरकार सकारात्मक कोई जवाब दे। अब सकारात्मक जवाब केंद्र सरकार का आया है, और सीधे मैं लेके चलता हूं 8वें वेतन आयोग के ऊपर। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। जो केंद्रीय कर्मचारियों का बहुत बड़ा संगठन है JCM, उसके साथ पिछले 10 साल में पहली बार मोदी जी उनके साथ में मीटिंग करेंगे, और केंद्रीय कर्मचारियों की क्या क्या मांग है उनके ऊपर चर्चा होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी तक। दोस्तों, मैं कभी ना मैं झूठ का सहारा लेता, ना मैं कोट टाई पहनता, ना मैं किसी को गुमराह करता, ना मैं बेवकूफ बनाता। मैं पहले उस खबर की तह तक जाता हूं। अगर उसमें कोई सच्चाई है तो मैं लेके आता हूं, नहीं तो नहीं लेके आता। पर यह सच्चाई है। आप देखो, लेटर एक जारी हुआ है, और बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इसकी पुष्टि भी की है। और मैंने जब गूगल पे इसको सर्च किया तो ये लेटर मिल भी गया, वेबसाइट पे भी मिल गया। ये लेटर जारी किया गया है 21 अगस्त को। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग JCA सेक्शन, और जो उनके सेक्रेटरी हैं श्री शिवा, मतलब ये जो लेटर जारी किया है ये किया है JCM को श्री शिवा गोपाल मेहरा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM, जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है। मीटिंग ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद मेंबर ऑफ स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल JCM। This is to inform you that Honorable Prime Minister may like to meet the member of the staff side of the National Council JCM on 24 अगस्त 2024 at 7th लोक कल्याण मार्ग। The exact time of the meeting will be communication in due course। तो जो JCM है उसके लिए जो भारत सरकार ने है, उन्होंने न्योता भेजा है कि केंद्र कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन से कल यानी 24 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं। ये पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ है जो कल होने वाला है। और कल जब मीटिंग होगी तो उससे भी पता लग जाएगा क्या क्या मांगे रखी है केंद्रीय कर्मचारियों ने। अब मैं पूरी न्यूज पे भी आपको लेके चलता हूं, क्योंकि इसी न्यूज में 8वां वेतन जो अभी फिलहाल 14 महीने के बाद में वो लागू होना चाहिए 1 जनवरी 2026 से, और 18 महीने का DA जो लगातार JCM सरकार पे दबाव बना रही है। चाहे पिछले सालों में भी देखा होगा, लोकसभा में भी देखा होगा, उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव बनाया है। और 1 मई को उन्होंने नेशनल लेवल की हड़ताल रखी थी, चाहे वो रेलवे थी, चाहे उनके साथ में जो भी डिपार्टमेंट थे। पर सरकार के आश्वासन के बाद में वो हड़ताल वापस ले ली थी, और उसी कारण से ये मीटिंग हो रही है। हम पूरी खबर पे एक बार चलते हैं, बहुत अच्छी है। PM मोदी के तीसरे कार्यकाल में सचमुच कुछ नया हो रहा है। 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी कर्मचारी नेताओं से मिलने वाले हैं। जी हां, सरकार की तरफ से यूनियन नेताओं को इस बात का संदेशा आया है
यूनियन नेताओं को शनिवार 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में मिलने के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि इस खबर को लिखने तक यूनियन नेताओं को वक्त के बारे में कम्युनिकेशन नहीं आया है। लोकसभा चुनाव के बाद बदल गया समा। राजनीति के पंडित सही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के तेवर बदले से नजर आ रहे हैं। तभी तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में कर्मचारी नेताओं संग बैठक करेंगे। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जेसीए सेक्शन से नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को बीते दिनों एक चिट्ठी मिली। इसी में पीएम के साथ बैठक की बात की गई है। इससे पहले पीएम मोदी के 2 कार्यकाल के दौरान इन नेताओं को कभी सीधे प्रधानमंत्री से इस बारे में बैठक का अवसर नहीं मिला। इस मसले पर होगी चर्चा। यूनियन नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक में हर मसले पर चर्चा होगी। मतलब कि 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का डीए, ओल्ड पेंशन की वापसी आदि पर कुछ ना कुछ क्लियर हो जाने की आशा है। ये मैं सच कह रहा हूं कि कल कुछ ना कुछ क्लियर होगा। अगर इनके साथ में माननीय प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी की 8वां वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2026 को लागू होना है उसके ऊपर उनका क्या रवैया है। उसके बाद में 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार का क्या कहना है, आगे मैं और बताता हूं। क्या कहना है शिव गोपाल मिश्रा का। ये जनरल सेक्रेटरी हैं जेसीएम की, जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है। 20 लाख से ज्यादा इसके अंदर कर्मचारी संगठन मतलब सदस्य हैं। पीएम के बुलाए पे मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि स्टाफ प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की मांग की थी। उन्होंने कहा, हम कई मुद्दों पर सरकार से संपर्क में हैं। हम अपने मुद्दों पर प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते थे। मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी तक हल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हम इसे प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे। उसके साथ ही हम 8वां वेतन आयोग और 18 महीने का डीए की भी बात हम माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और उनका जो भी वो सोचते हैं इनके बारे में वो भी हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कर्मचारियों ने टाली थी हड़ताल। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की यूनियनों ने पहले 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। हालांकि सरकार के साथ चर्चा के बाद इसे टाल दिया गया। वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और नियमीकरण को रोकने की मांग कर रहे थे। 18 महीने के डीए की मांग कर रहे थे और 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित करने के लिए कह रहे थे। कर्मचारी केंद्र से विभिन्न विभागों में मौजूदा पदों पर भरने की भी मांग कर रहे थे। सैनिक भाइयों, ये इंग्लिश न्यूज़पेपरों के साथ में ऑनलाइन जैसे नौ बार टाइम्स है, बहुत बड़ा अखबार है, उनमें भी ये खबरें छपी हुई हैं शाम को। ये ऑनलाइन खबरें कोई भी घटना किसी भी समय होती है उस समय वो ऑनलाइन आने लग जाती हैं। पर जो प्रिंट के अंदर जो अखबार हैं वो इन खबरों को कल सुबह आपके साथ में मेरे साथ में जब आप चाय पियोगे तो ये खबर सबसे बड़े पेज पे आ सकती है। और ये बहुत बड़ी खबर है और खबर इसलिए है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि केंद्रीय कर्मचारी कई सालों से संघर्ष भी कर रहे हैं और सरकार को बार बार वो 8वें वेतन आयोग और 18 महीने का जो डीए है सीज है जो एरियर है उसके ऊपर और ओल्ड पेंशन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पर यह सबसे बड़ी खुशी और की बात है कि 10 साल के कार्यकाल में और तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया, माननीय प्रधानमंत्री पहली बार केंद्रीय कर्मचारियों से मिलेंगे। यह सबसे बड़ी बात। देखो, क्या आप कहते हो कि विपक्ष से क्या होता है? यही तो होता है। अगर विपक्ष के अंदर मजबूत होता है तो सरकार फिर तानाशाही नहीं कर सकती, वो अहंकारी नहीं हो सकती, वो फिर जनता की उसको बात सुननी पड़ती है। अब देखो, कर्मचारियों की बात इन्होंने 10 साल तक नहीं सुनी, पर तीसरे कार्यकाल के अंदर गठबंधन की सरकार है और 10 साल में पहली बार केंद्रीय कर्मचारियों के नेता प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि भारत सरकार भी और माननीय प्रधानमंत्री भी सकारात्मक
वो जो केंद्रीय कर्मचारी है उनकी मांगों पे विचार करें और जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो नेता हैं, जो उनकी मांग है, उनको खुश करके भेजें, जिससे एक अच्छा माहौल जाए मौजूदा मोदी सरकार के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों में मोदी सरकार की जगह बने, ये बहुत जरूरी है। अब इसमें जो हमारा केंद्रीय कर्मचारी जो है भाई, देखो 60 लाख के करीब केंद्र के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उसमें से 30 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक भी। पर पूर्व सैनिकों की कोई भी किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं इन मांगों में। पूर्व सैनिकों की यूनियन तो हजारों हैं पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक। और इन यूनियन के जो नेता हैं वो 101% सूबेदार से ऑन रेडी कैप्टन है, पर पता नहीं वो कर क्या रही है। वो हर महीने के पहले संडे को या लास्ट संडे को मीटिंगें करेंगे, चाय पकोड़ा खा के चलते बढ़ेंगे। और लीग के अंदर तो सारे के सारे ही हमारे पूर्व जेसीयू बैठे हैं। अब वो जब घर से निकलते हैं तो खाली जेब करके निकलते हैं। यहां मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी यही हाल है, हरियाणा में लीगों का यही हाल है। इनके अध्यक्ष देखोगे आप भिवानी में, सोनीपत में, झज्जर में, रेवाड़ी में, अंबाला में, पंचकुला में, कैथल में, कहीं भी आप लीग का देख लो, राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, कहीं आप लीग का देख लो, सब में रिटायर्ड सूबेदार बैठे, ऑन रेडी बैठे। सुबह सुबह घर से निकलेंगे, खाली जेब करके निकलेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, वहां पे 1-2 पूर्व सैनिक आ गए, 2-3-4 कप उन्होंने चाय के पी लिए। शाम तक वो 3 कप जो चाय पी उसको वो कम से कम 60 कप दिखाएंगे और उसके बिल बना के वहां से 400-500 रुपया अपनी जेब में डालेंगे और अपने घर आएंगे। ये तो हमारी हकीकत है हमारे अध्यक्षों की। 30 लाख पूर्व सैनिक होते हुए उनकी आवाज सरकार तक नहीं जा रही। 1 साल आंदोलन चला जंतर मंतर पे, पूर्व सैनिकों ने चलाया। और वो पूर्व सैनिक जो छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो सिपाही से हवलदार हैं, 1 साल आंदोलन चला दिया, 24 घंटे जो अपने परिवार को छोड़ के बैठे रहे। हमारे जैसे तो महीने में 2 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, या कोई रैली हुई तो एक रैली में चले गए। पर जनक राज जी हैं, गोपाल कृष्णा जी हैं, विजय भाई हैं, 2 विजय हैं, रमेश जी हैं, वहां से मोहन रंगन तमिलनाडु से आते थे। उन्होंने कम से कम, अगर हम उनका समय देखें, कभी 15 दिन, कभी 21 दिन, कभी 20 दिन, 3-4 महीने तो वही चला गए। वो भी एक एयरफोर्स के कोपल हैं, नायक रैंक के हैं। JW नलिन तलवार हैं, घर से रोज बाहर निकलते थे, पर वो अपने आप को जवान ही कहते हैं। देखो कितना, मतलब इन्होंने 14 महीने आंदोलन चला दिया। उसमें हमारी क्या भूमिका? हम तो 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, 6 दिन चले गए। और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जो हथकंडे अपनाए गए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो हमारे हाउसिंग सोसाइटी के अंकल बैठे थे, वो हमारे सूबेदार ऑनरेडी थे। अनगिनत बातें बोलते थे। आप यूट्यूबर कोट टाई वाले को देखोगे, विशेष राजनीतिक के मंच पे गया, आंदोलन को बेच दिया। आप गोल टोपी वाले को देखोगे, जुलाई अगस्त में 4 मीटिंग करी, वो भी सूबेदार। पूर्व सैनिकों के आंदोलन को एक राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा की टिकट और हरियाणा की कुछ विधानसभा की टिकट, एक दिल्ली की विधानसभा की टिकट, कुछ उत्तर प्रदेश की विधानसभा की टिकट में वो बेच दिया। एक हमारे सूबेदार मेजर हैं गुरदासपुर से, उसने तो पता नहीं क्या से क्या कर दिया। उसका तो नाम इन दोनों से भी ऊपर रखा जाए तो वो है। पता ही नहीं लग रहा कि नकली रसीद बुक कहां से आई। बड़ा दुख भी होता है कि हमने 10 साल कितनी मेहनत करके पूरे देश के सैनिकों को जगाया, और इन्होंने क्या किया। पर इसमें किसी जवान की भागीदारी नहीं, ना किसी सिपाही की, ना किसी नायक की, ना किसी हवलदार की।
आज मैं इन पूरे देश के जो 30 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं, उनके जो प्रधान हैं, सिर्फ उन प्रधानों को मैं पूछना चाहता हूं जो सूबेदार से ऑन रेडी है, क्या उनको पता है? वो तो शहरों में रहते हैं, क्योंकि प्रधान जो बनेंगे वो शहरों में रहते हैं, गांव देहात का तो कोई प्रधान होगा नहीं। चाहे आप उत्तराखंड में देखो, हिमाचल में देखो, पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, कर्नाटक में देखो, पश्चिम बंगाल में देखो, उड़ीसा में देखो, क्या उन अध्यक्ष जो सूबेदार से ऑन रेडी है, क्या उनको पता है देहात में उनके भाई भी हैं जो सूबेदार हैं, ऑन रेडी हैं, गांव में रहते, उनके कच्ची ईंटों के मकान है, छत पक्की नहीं है, अपनी पेंशन से गुजारा कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कोई 2 भैंस रख के उनका दूध बेच रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने वर्ग का भी भला नहीं किया। अगर ये जो पूरे देश के अध्यक्ष एक बार हुंकार भर देना सब इकट्ठे होके, तो रामलीला ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। पता नहीं वहां 5 लाख पूर्व सैनिक पूछेंगे या 10 लाख पूछेंगे, पर नहीं पूछ। ये जो अध्यक्ष हैं इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो पूरे दिन खाली जेब करके निकलते हैं घर से, पूर्व सैनिकों को चूना लगाते हैं, सिपाही से हवलदार को सदस्य के नाम से, चंदा के नाम से 200 400 500 रुपया लेते हैं। हमारा एक सूबेदार मेजर गुरदासपुर से, पंजाब से, कभी अपनी गाड़ी का प्रयोग नहीं किया। जिस सिपाही के पास, नायक के पास, किसी हवलदार के पास में गाड़ी है, उसको थपकी मार देता और उसको दिल्ली लेके आ जाता उसकी गाड़ी को। अरे भाई, तो आप सूबेदार मेजर हो, आपकी पेंशन उस सिपाही नायक से ज्यादा है। अगर वो गाड़ी लेके आपके साथ में निकल लिया तो आपका कर्तव्य, आपकी नैतिकता नहीं कि उसकी गाड़ी में तेल डलवा दूं। ऐसे हैं, मैंने 10 साल में जमीन लेवल से देखे। हमारे एक ऑनरेडी कैप्टन है जज्जर शेर राजेंद्र सुहाग, वो इतनी सच्चाई बताता है कि वाक्य में बताता। और मेरे को दुख इसलिए भी होता है कि हमारे गांव देहात में, मेरे गांव में है सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरेडी हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उनकी पेंशन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हो रही, ना ORP 1 में, ना ORP 2 में, ना ORP 3 में हो रही। और किन की वजह से नहीं हो रही? कपिल फौजी की वजह से नहीं हो रही, और ना ही सिपाही से हवलदार की वजह से हो रही, और ना ही केंद्र सरकार की वजह से हो रही। उनकी पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उनके जो भाई बंधु जो 30 लाख पूर्व सैनिकों के नेता बने हुए हैं, उनकी वजह से उनकी पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हो रही। कमेंट करके बताना अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो, क्योंकि सच आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। अपने अध्यक्षों को देखो, आप अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने क्षेत्र में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, जम्मू में, किस तरह से हमारा बेवकूफ बना रहे हैं सालों से। और जब इनको कहते कि दिल्ली में चलो, हुंकार भरो, अरे नहीं, दिल्ली में क्या, उनको मिलेगा तो हमारे को मिल जाएगा। तो फिर अध्यक्ष बनया क्यों था? अध्यक्ष बनया क्यों था? बताओ। सिपाही से हवलदार यूनियनों के अध्यक्ष नहीं है, 0.001% हैं पूरे देश में, जबकि सिपाही से हवलदार जो रिटायरमेंट हैं वो 86% से ज्यादा हैं। हम लेते हैं, केंद्र सरकार की आलोचना शुरू कर देते हैं, केंद्र सरकार नहीं दे रही, मोदी सरकार नहीं दे रही। अरे भाई, तुम मांगते ही नहीं। अगर बस में बैठ गए ना बगैर मांगे हुए तो कंडक्टर टिकट भी नहीं देता, और तुम तो पेंशन की समानता मांग रहे हो, मिलिट्री सर्विस पे मांग रहे हो, डिसेबिलिटी पेंशन मांग रहे हो, ORP मांग रहे हो, परमेचर के लिए मांग रहे हो, एक्स ग्रुप की पे मांग रहे हो, सैनिक विधवाओं के लिए पेंशन मांग रहे हो, JCO रैंक की जितनी विसंगतियां हो उनका तुम सोल्यूशन मांग रहे हो, ऑनरेडी जो रैंक मिलता है उसकी पेंशन मांग रहे हो। तुम तो मांग ही तो नहीं रहे ना। मांगोगे तो सरकार देगी, तो बगैर मांगे हुए तो आपको कोई कुछ मिलता ही नहीं। दुकान के ऊपर खड़े हो जाओ ऐसे गूंगे बन के, मत बोलो उसको क्या मालूम कि आपने क्या सामान लेना है। मैंने 10 साल संघर्ष में खोए, 10 साल
नहीं तो मैं अच्छी खासी कोई नौकरी कर सकता था। मैंने बहुत नजदीक से देखा कि कमी कहां है, और कमी जब हमने पता लगी कि कमी असल में हमारे ही अंदर है, हमारे प्रधानों के अंदर कमी है। एक छोटी सी बात है, अगर एक सूबेदार सिपाही से हौलदार ने जो चंदा दिया जंतर मंतर पर, उस 13 लाख को एक सूबेदार लेके भाग जाता है, तो ये गलत नहीं है, गलत नहीं है ये। एक सूबेदार मेजर जंतर मंतर पे नकली पर्ची छुपवा देता है, और जो हमारे सिपाही से हौलदार, क्योंकि सबसे ज्यादा सिपाही से हौलदार बहुत एक्टिव बंदे होते हैं, वो दिल के बहुत घने सांप होते हैं, उनकी नकली पर्चियां काट दी गई। मेरे को दुख हुआ इस बात का, मैंने खुलासा किया कि नकली पर्चियां काटी गई। अरे ऐसे ऐसे सिपाही और हौलदार हैं जिनका फोन आता था, ये कहते थे कितने पैसे चाहिए जंतर मंतर पे कपिल भाई? मासर कुछ नहीं चाहिए, लाखों रुपए, तुम चिंता मत करो। आज भी मैं जंतर मंतर के आंदोलन में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकता हूं, पर इनका क्या करूं जो ये 13-13 लाख रुपया गोल टोपी लगा के भाग जाते हैं, नकली रसीद बुक छपवा लेते हैं। – 2015 में ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का धरना चला था मेजर जनरल के नेतृत्व में, उसमें 12 करोड़ रुपया आया था, 12 करोड़ रुपया। सिपाही से हौलदार ने 8.5 करोड़ रुपया दे रखा है उसमें। 8.5 करोड़ रुपया किसने दिया? सिपाही से हौलदार ने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक। बाकी का क्या योगदान था बताओ? 8.5 करोड़ रुपया तो एक मेजर जनरल, और वो जो उसने जो अध्यक्ष बनाए थे, आप कहीं नजर घुमा के देख लो पूरे भारतवर्ष में, सारे सूबेदार मेजर ऑनरेडी बना रहे थे। कितने करोड़ रुपयों को चट कर गए हुए आज? 12.5 करोड़ रुपये में से टोटल 2 करोड़ बचे हैं, 10 करोड़ रुपये तो ये चट कर गए हमारे, जो हमने सिपाही से हौलदार ने अपने खून पसीने से अपना पेट काट के पैसा दिया। तो कमी यहां पर है, असल में यहां पे, इसको सोचना पड़ेगा हमें। अगर आज पूरे भारतवर्ष में सैनिक जो जागे हैं, जो जागरूकता आई है अपनी मांगों के लिए, अपने हकों के लिए, अपने न्याय के लिए, तो ये किसी ने नहीं जगाया, ना किसी रिटायर्ड ऑफिसर ने, ना किसी रिटायर्ड सूबेदार से लेके ऑनरेडी ने जगाया। अगर जगाया पूरे देश को, तो एक बंदे ने जगाया, जिसका नाम है नायक हरपाल सिंह, पंजाब से। उसने पूरे भारतवर्ष को जगाया, एक बंदे ने। और उसका साथ देने वाले थे भाई JW नलिन तलवार। जब वो दिल्ली में आए, अच्छे की संगत अच्छी होती है, उसके बाद में मैं जुड़ा उनसे, और 10 साल हमने ना दिन देखा ना रात देखी किसी तरह से भी। बताओ हमने क्या ले लिया? आज तक कोई हमारे ऊपर 10 रुपये का इल्जाम नहीं लगा सकता, कोई हमारा अकाउंट नंबर नहीं दिखा सकता, और 10 रुपये हमारे अकाउंट में किसी ने भेजे हुए तो उसका कोई रसीद नहीं दिखा सकता। हम ईमानदारी से अपने घर परिवार से जो पैसा है हमारी, जो पेंशन में आता, उसी को खर्च करते हैं। अगर आज भी नायक हरपाल का कोई आदेश आएगा, दिल्ली जाना है, मांग पत्र देने हैं, तो मैं नायक हरपाल से 1 रुपया भी नहीं लिया आज तक 10 साल में, ना नलिन तलवार ने। कल ही मैं दिल्ली जाऊंगा, और दिल्ली आने और जाने में कम से कम 3,000 रुपये का मेरा खर्चा हो जाएगा। 1700-1800 रुपये का तो तेल लग जाएगा। गाड़ी जा रही है, टायर घिस रहे हैं, पता नहीं क्या क्या घिस रही है, सर्विस जल्दी मांगेगी, 200-250 रुपये का खाना भी खा जाना। तो ये हमारी एक भावना थी, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है समानता का, न्याय का, और हमारे साथ में समानता हो रही नहीं।
हमारे को न्याय मिल नहीं रहा, ना ओआरओपी में मिल रहा, ना मिलिट्री सर्विस पे में मिल रहा, ना डिसेबिलिटी पेंशन में मिल रहा, ना एक्स ग्रुप में मिल रहा, ना सैनिक विधवाओं माता बहनों को मिल रहा। बहुत बड़ा दुख होता है जब सैनिक विधवा माता बहनें 12,500 रुपये में गुजारा कर रही हैं। जो हमारे जेसीओ साहिबान की सैनिक विधवा माता बहनें हैं वो सारी की सारी 17,500 रुपये में गुजारा कर रही हैं। इनको इतना भी फर्क कर नहीं पड़ता कि कम से कम अपने वर्ग के बारे में तो सोच लो। चलो ठीक है, सिपाही से हवलदार के वर्ग के बारे में मत सोचो, तुम मत सोचो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बारे में सोच लेंगे, पर उनके बारे में तो सोचो। जॉन भाइयों, मेरी बात कड़वी लगेगी पर मैं सच बोल रहा हूं, और सच इसलिए बोल रहा हूं कि हम सब जो ये ऐसे खुले खुले घूम रहे हैं ना, ऐसे हो जाए। और जिस दिन ऐसे हो गए उस दिन रामलीला ग्राउंड में अगर जिस दिन हमने ये करके दिखा दिया, उस दिन सरकार ओआरओपी भी देगी, पैरामेच्योर को भी ओआरओपी में शामिल करेगी, मिलिट्री सर्विस पे भी देगी, डिसेबिलिटी पेंशन भी देगी, नायब सूबेदार ऑनरेडी नायब सूबेदार का हक भी देगी। ऑनरेडी चाहे वो सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, या लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, उनको भी हक देगी। एक्स ग्रुप का भी हक देगी, तो सैनिक विधवा माता बहनों को भी हक देगी। पर और ऐसे हमारे को इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि सरकार भी हमारे पीछे आदमियों को लगाती है कि ऐसे ना हो जाए। वो गोल्ड टोपी वालों को छोड़ती है तो एक सूबेदार मेजर पंजाब से है, वो स्पष्ट सॉफ्टवेयर, उसको भी छोड़ती है कि हम ऐसे ना हो जाए। इसलिए हमारे को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। 10 साल में मेरा तजुर्बा है और हर बार टूटेंगे, पर हमने इन चीजों को देखना है क्योंकि हम ये होंगे तभी हम आगे चलेंगे। और संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के अब तक कितना लंबा चले जाए, क्योंकि संघर्ष से बहुत अलग अलग चीजें मिलती रहती। संघर्ष से ही हमारे को सिखाता कि पीछे हमने क्या गलतियां कर दी। कौन हमारे 13 लाख रुपया सिपाही और हवलदार के लेके भाग गया, किसने, कौन वो सूबेदार मेजर है जिसने नकली पर्चियां छपवाई, रसीद काटी। ये संघर्ष ही सिखाता है। अगर ना ही संघर्ष होता तो 13 लाख रुपया कौन लेके भागता, कौन नकली पर्चियां छपवाता। तो आगे इनका सुधार करेंगे, पर आगे कुछ और समस्याएं आ जाएंगी उस समय की जो हमारे को नहीं मालूम। तो हर चीजें चलती रहती हैं, आती रहती हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अब जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो नेशनल है उसके प्रधान भी चेंज हो गए हैं और वो भी मीटिंग कर रहे हैं। नायक सुरजीत सिंह जी पंजाब से हैं, युवा हैं, 45 साल से ऊपर उनकी एज है, पर एक नौजवान की तरह वो सबसे संपर्क कर रहे हैं, सबको एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनको नहीं, जो गोल टोपी वाले हैं या नकली रसीद बुक वाले हैं, इनको तो दूर ही रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि घर के आगे से कोई बीमारी जा रही हो तो उसको न्योता दे के अपने शरीर में डाल ले, तो उसको तो कोई नहीं डालेगा। अगर पता लग जाए कि बुखार जा रहा है तो कोई नहीं डालेगा, मलेरिया जा रहा है कोई नहीं डालेगा, हैं बताओ को डाल दे। कोई एलर्जी जा रही है उसको डाल लेगा, कोई मोतियाबिंद जा रहा है तो अपनी आंखों में डालेगा, नहीं डालेगा। और हमने नायक सुरजीत का साथ देना पड़ेगा और देश भर के पूर्व सैनिकों एक बार अपनी ताकत दिखाओ, सारी मांगे आपको थाली में सजा के सरकार दे देगी। अगर मेरी बात का भाई बुरा लगा हो किसी को तो मैं हाथ जोड़ता हूं, अगर किसी का दिल दुखा है तो फिर भी मैं हाथ जोड़ता हूं, क्षमा करता हूं। पर मैंने बोला सच, जो मैंने शब्द बोले उनके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि सच बोलना बहुत जरूरी है। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा कि असल में हो क्या रहा है। सच थोड़ा सा कड़वा होता है और सच के कारण ही हम ये बनेंगे। अगर झूठ बोलते रहे कोट टाई वालों की तरह यूट्यूब चैनल बना के लोगों को गुमराह करते रहे तो ऐसे रहेंगे, खुले के खुले रहेंगे, मिलना जुलना कुछ है नहीं। और सच बोलेंगे तो वास्तव में हम ये होंगे, कम से कम आने वाली पीढ़ियों को तो उनका हक मिल जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई सबको।